एक ही ससुराल में लव और अरेंज मैरिज वाली बहू का गृह प्रवेश। क्या बात है पिंकी बहन, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। लगता है लड़के वाले हाँ कर गए हैं। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है। पिंकी बहन के चेहरे की खुशी और घर की रौनक बता रही कि हिमानी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। क्यों पिंकी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ बहन, सही कह रही हो तुम। आए थे लड़के वाले और बात पक्की करके गए हैं। अब मेरी बेटी है ही इतनी संस्कारी और इतनी अच्छी कि कोई मना कैसे कर सकता है। हाँ सही कह रही हो तुम। तो फिर दावत का क्या जुगाड़ है? ऐसे ही सूखे में डाल दोगी क्या? अरे नहीं, सारी तैयारियां हैं। तुम दोनों जरा घर के अंदर तो आओ। आज पिंकी की बेटी हिमानी का रिश्ता पक्का हुआ है। इसी खुशी में दोनों पड़ोसन पिंकी को मुबारकबाद देती हैं। पिंकी दोनों को अपने घर ले आती है। मानवी बहू, सुनती हो क्या? तेरी चाची आई हैं, जरा इनके लिए चाय पकौड़े और कुछ मीठा लेकर तो आ। मानवी रसोई में काम कर रही होती है। पिंकी के घर पर पहले ही उसकी जिठानी सुनीता भी होती है। सब लोग हॉल में बैठकर बातें करने लगते हैं। इतनी देर में मानवी चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। अरे भाई, मैंने तो छत पर से देखा था 2 कार रुकी थी। तुम्हें तो हलवाई लगाने पड़े होंगे। इतने लोगों का खाना अकेली बहू से तो नहीं बना होगा। अरे कैसी बात कर रही हो तुम बहन? बहू ला रखी मैंने, कोई नाजुक कली नहीं है। मेरी बहू तो सारा काम खुद कर लेती है। ये सुनकर पूनम और दीपा हैरान हो जाती हैं। अरे तो क्या ये मीठा पकौड़े सब कुछ तुम लोगों ने घर पर ही बनाया है? अरे हम लोगों ने नहीं, मेरी बहू ने बनाया है ये सब कुछ। मेरी बहू खुद किसी मास्टर शेफ से कम खाना बनाती है क्या? वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। बहू हो तो मानवी जैसी। ये सुनकर पिंकी और सुनीता मुस्कुराने लगती हैं। अरे ऐसे थोड़ी अरेंज मैरिज वाली बहू को अच्छा मानते हैं हम। मैंने तो अपने बेटे को साफ कह दिया था कि बहू लाऊंगी तो अरेंज मैरिज वाली ही। अब देखो अरेंज मैरिज वाली बहू कितने अच्छे से सब कुछ मैनेज करती है। पूरा घर संभाल रखा है मेरी बहू ने। हाँ ये तो तुम सही कह रही हो। मैं भी अपने दोनों बेटों की अरेंज मैरिज ही करवाऊंगी भाई। मुझे नहीं पसंद वो लड़कियां जो लव मैरिज करके पहले अपने माँ बाप के खिलाफ जाती हैं और फिर सास ससुर की सेवा भी नहीं करती हैं। हाँ बहन, आजकल तो सबके बच्चे लव मैरिज ही कर रहे हैं। और देखो शादी के बाद लड़कियां कैसे लड़कों को अपने बस में कर लेती हैं। हाँ, अपनी पड़ोसन में ही देख लो सरला के बेटे को। उसकी शादी को 4 दिन नहीं हुए और बहू से लेकर मुंबई चली गई। गांव में सभी औरतों को लगता है कि अरेंज मैरिज वाली बहुएं अच्छी होती हैं क्योंकि वो पूरा घर संभालती हैं। वहीं लव मैरिज वाली बहुओं को सब बुरा मानते हैं क्योंकि वो अपनी पसंद से रहना पसंद करती हैं। थोड़ी देर बाद पड़ोसन भी अपने घर चली जाती। अरे कहाँ गए सब लोग? आज कोई दोपहर की चाय नहीं पिलाएगा क्या? पापा, बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है और आपको चाय पीनी है। तान्या की बात सुनकर सोफे पर बैठा हुआ सौरभ हंसने लगता है। अरे भारतीयों का तो यही है भाई, गर्मी को ही गर्मी काटती है। इनका वो डायलॉग फेमस है, देखो पापा अब वही कहने वाले थे ना, है ना पापा? और नहीं तो क्या। अरे भाई अब गर्मी में क्या हम चाय पीना छोड़ दें? तुम चाय बनाओ अदरक मसाले वाली और देखना चाय पीकर कैसी गर्मी भागेगी। महिपाल की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी सुनीता रसोई में जाकर चाय बनाकर लाती है और सब लोग बैठकर चाय पीने लगते हैं। बाहर से दीपक भी आ जाता है। क्या बात है, सब लोग चाय पार्टी कर रहे हैं? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? जिसके दोनों बेटे जवान हो उनकी माँ काम करते हुए अच्छी लगती है क्या? मम्मी इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? आप ही काम करोगी और क्या हम बनाएंगे खाना? और अगर आप चाहती हो तो हम बना भी लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले सुनीता कुछ कह पाती तभी तान्या बोल पड़ती है। भैया, आप मम्मी की बात का मतलब नहीं समझे। मम्मी के कहने का मतलब है कि आप लोग शादी कर लो, घर में भाभियां आ जाएंगी तो वो काम संभाल लेंगी और मम्मी की जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी। इन नालायकों को सीधी बात समझ कहाँ आती है। अरे आप मिलाओ फोन भाई साहब को, शादी की डेट फिक्स करवाओ। मैं सोच रहा था कि सौरभ के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता देख लेते हैं। दोनों बराबर ही तो हो रहे हैं। अब इसकी शादी करेंगे फिर साल 6 महीने बाद सौरभ की करनी पड़ेगी तो एक साथ ही काम निपट जाएगा। महिपाल की बात सुनकर तान्या खुश हो जाती है। हाँ पापा, बिल्कुल सही कह रहे हो। पर रिश्ता देखने की क्या जरूरत है मम्मी पापा? मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर रखी है। मेरे कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ती है और मैं उसी से शादी करूंगा। दीपक का रिश्ता पहले से लगा हुआ है। जैसे वो लोग सौरभ के रिश्ते की बात करते हैं वो अपनी पसंद बता देता है, जिसे सुनकर सुनीता भड़क जाती है। तूने सोच भी कैसे लिया कि मेरे घर में लव मैरिज वाली बहू लाने का? तुम दोनों की शादी होगी तो मेरी पसंद से, वरना होगी ही नहीं। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आजकल तो बच्चे अपनी पसंद से कर रहे हैं और वैसे भी मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है।
मुझे एतराज है, जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में लव मैरिज वाली बहू नहीं आएगी। जैसे मैंने दीपक का रिश्ता किया है वैसे ही तेरा भी करूंगी। सुनीता लव मैरिज वाली बात पर बहुत ज्यादा भड़क जाती है और चाय का कप टेबल पर रखकर कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। भैया, आपको क्या मम्मी का नहीं पता है जो इस तरह की बातें कर रहे हो? क्यों घर में कलेश को बढ़ावा दे रहे हो? तान्या भी अपनी माँ का ही साथ देती है। वो सौरभ की बात नहीं समझती। इधर सौरभ बहुत परेशान हो जाता है और ऐसे ही सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। आज सौरभ भी बिना नाश्ता किए ही कॉलेज चला जाता है और जाते ही निशा से मिलता है। क्या हुआ, आज तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? रात भी तुमने ढंग से बात नहीं की। यार क्या बताऊं, कल मैंने तुम्हारे बारे में बात की थी। मेरी मम्मी तो लव मैरिज के बिल्कुल ही खिलाफ है। उन्होंने तो साफ मना कर दिया। पर मैंने तो तुम्हारे बारे में घर पर बता रखा है, अब क्या करोगे? मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, तुम ही मेरी वाइफ बनोगी। अरे मुझे पता है, और जब तुम्हारे इरादे इतने मजबूत हैं तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? हम घर वालों को मना लेंगे। निशा सौरभ को समझाती है। ऐसे ही दोनों कॉलेज में क्लास करते हैं और फिर घर आ जाते हैं। 1-2 दिन बीत जाते हैं। इधर महिपाल रश्मि के पापा के साथ मिलकर शादी की डेट फिक्स करते हैं और अगले हफ्ते दीपक और रश्मि की शादी तय हो जाती है। शादी की तैयारियों में ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, लेकिन सौरभ बहुत परेशान रहता है। एक दिन, भाई ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तेरे सगे भाई की शादी है, तू भी एंजॉय कर। यार निशा के घर रोज रिश्ते आ रहे हैं, क्या मैं उसे किसी और के लिए छोड़ दूं? कुछ तो समाधान होगा ना यार, कुछ सोच, क्या करूं मैं? विशाल थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना तुम अपने भाई की शादी वाले दिन ही निशा से मंदिर में शादी कर लो, और जब तुम्हारी भाभी का गृह प्रवेश होगा तुम भी निशा को लेकर चले जाना। देखना, माँ तो माँ होती है, उनका दिल पिघल जाएगा और वो तुम्हारी वाइफ का गृह प्रवेश करा लेंगी। सौरभ को विशाल की बात सही लगती। शादी वाला दिन होता है। इतना काम फैला हुआ है, पता नहीं सौरभ भैया कहाँ हैं। इस लड़के को तो एक भी काम की परवाह नहीं है। सौरभ घर पर नहीं होता। शादी वाले दिन वो निशा को मंदिर में ले जाकर शादी कर लेता है। इधर घर वालों को लगता है कि शायद अपने दोस्तों के साथ ही नाच रहा होगा। शाम होती है। जब रश्मि का गृह प्रवेश होने लगता है, सौरभ भी निशा को लेकर आ जाता है। भैया, ये आपने क्या किया? मम्मी के खिलाफ जाकर शादी कर ली? आपने जरा भी घर की इज्जत का ख्याल नहीं किया। सौरभ, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। तभी दीपक और महिपाल सुनीता को समझाते हैं। सुनीता, बच्चों के साथ बच्चे नहीं बनते। तुम बड़ी हो, अकल से काम लो। अब शादी हो ही गई है तो खुशी खुशी दोनों बहुओं को स्वीकार करो। हाँ मम्मी पापा सही कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुनीता निशा का गृह प्रवेश कराने से बिल्कुल मना कर देती है और रश्मि का बड़ी खुशी के साथ गृह प्रवेश करती है। इधर सौरभ और निशा दरवाजे पर खड़े रहते हैं। ठीक है, तूने मेरी इजाजत के बिना शादी तो कर ली, लेकिन मेरी इजाजत के बिना तुझे इस घर में कदम रखने की अनुमति नहीं है। मम्मी जी, आप जो कहोगी मैं वैसा ही करूंगी, पर प्लीज हमसे मुंह मत मोड़ो। हाँ ठीक है, तुम दोनों आज से नीचे वाले घर में रहोगे। पर मम्मी, वहाँ पर तो कुछ भी सामान नहीं है और ना ही वो घर कंप्लीट हुआ है। तेरी बहू है ना, ये सब सेट कर लेगी जैसे उसने तुझे सेट किया है। वहीं रहो आराम से। सुनीता निशा को उसकी अग्नि परीक्षा पर छोड़ देती है और खुद अपने महलों जैसे घर में जाकर एसी चलाकर सो जाती है। इधर दोनों पति पत्नी नीचे आते हैं और नीचे वाला घर कच्चा है। यहाँ ना अच्छा पंखा है, ना कूलर है और ना फ्रिज। ये सब देखकर सौरभ निशा के सामने शर्मिंदा होने लगता है। यार कैसा पति हूँ मैं? मैंने तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाया, और पहले दिन ही तुम्हें मेरी वजह से कैसी जगह पर रहना पड़ रहा है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? कम से कम तुमने मुझे किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा। मेरा हाथ तो थामा है, और रही बात ऐसी जगह की, तो ये मुश्किल वक्त भी हम काट लेंगे। देखना मम्मी जी हम दोनों को माफ कर देंगी। निशा होशियार होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। वो सौरभ को समझाती है। निशा खुद कपड़े बदलकर सोने के लिए बिस्तर बिछा देती है। देखो मिट्टी कितनी ठंडी लग रही है, अगर फर्श होता तो बहुत ज्यादा तप रहा होता। मैं सब समझ रहा हूँ, तुम आपदा में भी अवसर ढूंढ रही हो। सौरभ की बात सुनकर निशा हंस देती है और सौरभ उसका हाथ अपने हाथों में ले लेता है। दोनों ऐसे ही प्यार भरी बातें करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन रात में पंखा कम चलता है, जिसकी वजह से गर्मी लगती है और मच्छर भी बहुत होते हैं। ऐसी दोनों रात निकालते हैं। अगली सुबह होती है। अरे सुबह के 8 बज गए हैं, आज तो मेरी आंख भी नहीं खुली। शादी की थकान के बाद सुनीता की आंख सुबह जल्दी नहीं खुलती। जैसे वो 8 बजे उठकर हॉल में जाती है तो अरे दीपक, रश्मि, उठ जाओ। तानिया, तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या आज? कब तक सोते रहोगे तुम लोग? इस घर में तो मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता। तभी तानिया अपने कमरे से बाहर आती है। मम्मी मैं तो उठ गई थी 7 बजे, 9 बजे मुझे कॉलेज जाना है, असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं, लेकिन आप भाभी को तो देखो अभी तक नहीं उठी हैं।
अरे उठ जाएंगे, चल नीचे वाली का देख तो क्या हाल हो रहा है। दोनों माँ बेटी ऊपर से झांक कर देखने लगती हैं। देखना, इतनी गर्मी में ये लव मैरिज वाली लड़की रह ही नहीं पाएगी और भैया को छोड़कर भाग जाएगी। हाँ, उतर जाएगा आशिकी का बुखार सिर से। दोनों माँ बेटी सोच रही हैं कि निशा को जितना हो सके उतना परेशान करें ताकि वो खुद ही सौरभ को छोड़कर चली जाए, लेकिन निशा छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। इधर थोड़ी देर बाद रश्मि भी उठ जाती है। आज तो बहू की पहली रसोई है, आज तो अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलेंगी। भाभी आज बताओ तो क्या बनाने वाली हो? भाई मुझे तो शाही पनीर खाना है और साथ में लच्छे पराठे भी। रश्मि हंसते हुए वहां आती है। हाँ जी जरूर, जो आपका मन करेगा मैं वही बना दूंगी। रश्मि रसोई में जाती है। ससुराल में पहले दिन खुशी खुशी रश्मि बहुत अच्छा खाना बनाती है। उसने नाश्ते में आलू के पराठे और मटर पनीर, चावल और मीठे में सूजी का हलवा बनाया है। अरे वाह, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, मजा आ गया। हाँ भाभी, सच में बिल्कुल वैसा ही पनीर बनाया है जैसा मैं खाती हूँ। अरे इसीलिए तो लोग अरेंज मैरिज वाली बहू लाते हैं भाई। घर लेकर तो अरेंज मैरिज वाली बहू ही चलती है, लव मैरिज वाली को देख लेना, परेशान हो जाती है। सुनीता हर बात में अरेंज मैरिज और लव मैरिज वाली बहू का कॉन्सेप्ट बता देती है। ऐसे ही सब लोग खाना खाते हैं। महिपाल और सुनीता रश्मि को पहली रसोई का शगुन भी देते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं और इधर सौरभ, इस घर में खाने पीने की कुछ ही चीजें थी जो हमने यूज कर ली। अब हमें बाजार से जाकर जरूरी सामान लाना पड़ेगा। निशा की बात सुनकर सौरभ सोच में पड़ जाता है। अरे यार, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे बताऊं निशा को कि मुझे तो खुद पॉकेट मनी मिलती थी। तभी सुनीता वहां आती है। सौरभ, ये लो तुम्हारी पॉकेट मनी, पूरे 2000 है और बता देना अपनी पत्नी को, इन्हीं 2000 में पूरा घर खर्च चलाना है महीने भर का। सुनीता जानबूझकर सौरभ को कम पैसे देकर जाती है। सौरभ क्योंकि कॉलेज के फाइनल ईयर में था, उसकी अभी तक कोई जॉब नहीं लगी थी। घर वाले उसे पॉकेट मनी ही देते थे और शादी के बाद भी सुनीता वही पैसे देकर जाती है। तुम इनसे अभी एडजस्ट कर लो, बाकी मैं कुछ काम देख रहा हूँ, अगर कहीं काम मिल जाएगा तो मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करूंगा। हाँ बाबा, मुझे पता है तुम सब कर लोगे। चलो अभी मार्केट चलते हैं, आज नाश्ते का सामान भी नहीं है। लेकिन सब होगा कैसे? दोनों माँ बेटी ऊपर से ये सब देख रही होती हैं। तभी पिंकी भी वहां आ जाती है। अरे क्या झांक रही हो नीचे? कुछ नहीं, देख रहे हैं कि ये लव मैरिज वाली बहू कब तक इस कंडीशन में रह पाएगी। अरे मम्मी, 2000 देकर आई हैं इधर 1 महीने के खर्चे के लिए, जबकि 2000 के तो एक बार में ही कपड़े खरीद लेती होंगी मैडम। अरे पता तो लगने दो, दाल रोटी का भाव। चलो अंदर चलो, यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है। पिंकी, सुनीता और तान्या अंदर आकर एसी चलाकर बैठ जाती हैं। एक तरफ उन्होंने निशा और सौरभ को अच्छा पंखा तक नहीं दिया था और खुद एसी की हवा में रहती हैं। पिंकी को बैठे हुए करीब आधा घंटा हो जाता है, लेकिन रश्मि अपने कमरे से नहीं आती। तभी सुनीता कहती है, अरे रश्मि बेटा, जरा बाहर आकर तो देखो, तुम्हारी चाची सास आई हैं, इनके लिए कुछ चाय पानी तो ले आओ। कहने के बाद रश्मि बाहर आती है और पिंकी के लिए चाय बनाने लगती है। इधर निशा मार्केट में जाकर सामान खरीदने लगती है। निशा मनी मन सोचती है, इतने कम पैसों में मुझे घर का सामान लेना है और कुछ पैसे भी बचाने हैं इमरजेंसी के लिए। निशा, तुझे कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। निशा सबसे पहले 1-2 ठेले वालों के पास जाती है और सब्जी का रेट पूछती है। भैया थोड़ा ठीक ठीक लगाओ ना, मुझे महीने भर का राशन लेना है। बहन जी ठीक लगाएंगे, आप बताओ क्या क्या लेना है। आलू 5 किलो देना। कितना रेट लगाओगे? 5 किलो आलू आएगा 150 रुपए का। अरे भैया, पीछे वाले भैया तो 120 का बोल रहे हैं, आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो? रहने दो, मैं उनसे ही ले लूंगी। अरे बहन जी नहीं, 120 का तो हमें भी नहीं आता, 125 का आ रहा है। सब्जी वाले की बात सुनकर निशा मनी मन मुस्कुराती है। तो भैया 130 रुपए ले लीजिए, 150 रुपए क्यों ले रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, और बताओ आपको क्या क्या देना है। निशा आलू, प्याज, हरी मिर्च और कुछ ऐसी सब्जियां खरीद लेती है जो फ्रिज के बिना खराब ना हो। उसके बाद वो किराने की दुकान पर जाती है और सारे मिर्च मसाले खरीद लेती है। साथ में सस्ते वाले चावल और आटा भी ले आती है। ये सब खरीदने के बाद भी वो पैसे बचा लेती है। अरे मैडम, आपके अंदर ये स्किल है, मुझे तो आज पता लगा। तुम तो अलग ही लेवल की बार्गेनिंग करती हो। अब घर चलाना है तो करना पड़ेगा ये सब। दोनों ही ऐसे ही हंसते मुस्कुराते घर आ जाते हैं। निशा चूल्हे पर रोटी बनाती है, घड़े में पानी रखती है और सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर रही होती है। दोनों खाकर सो जाते हैं। लेकिन रात को निशा को नींद नहीं आती। क्या हुआ, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आ रही, गर्मी लग रही है। सौरभ और निशा पास में एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं जहां ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। निशा सौरभ की गोद में सिर रखती है और सोचने लगती है।
कभी कभी सोचती हूँ कि हमारी लाइफ क्या हो गई है, लेकिन फिर सोचती हूँ कि मेरे पास तुम तो हो। अब मेरा सुकून मेरे पास है तो मैं महलों में रहकर क्या करूंगी। सच में तुम बहुत सपोर्टिंग हो। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैंने एक सही लड़की से शादी की है। दोनों ऐसे ही प्यार भरी बातें करते हैं और फिर अपने कच्चे घर में आकर सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। मम्मी, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये गर्मी में भी आराम से सो रही है और चूल्हे पर भी आराम से खाना बना रही है। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कुछ तो करना पड़ेगा। सुनीता कमला बुआ को फोन करके घर बुला लेती हैं। कमला बुआ को देखकर पिंकी भी वहां आ जाती है। दीदी, अब आप ही इस बात का कुछ समाधान कर सकती हो, वरना ये बहू घर में जड़ जमा जाएगी। अरे तू टेंशन मत ले, मेरे पास हर प्रॉब्लम का इलाज है। सब लोग ऐसे ही बैठकर बातें करते हैं। तभी सुनीता कहती है, अरे रश्मि, तेरी बुआ जी के लिए कुछ अच्छे से पकवान तो बना ले। सुनीता की बात सुनकर रश्मि मन में सोचने लगती है, अरे यार, एक तो इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से इनके यहाँ रोज रोज मेहमान आ जाते हैं। मेरे बस का काम करना नहीं है। अब तो कुछ बहाना ही मारना पड़ेगा। रश्मि दुपट्टा सिर पर बांधकर बाहर आती है। क्या हुआ मम्मी जी? सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, थोड़ा आराम कर रही थी। अरे बेटा, मैं तो कह रही थी कि गेस्ट आए हैं घर पर, खाना बना ले, लेकिन तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू आराम कर। इतने में कमला बोल पड़ती है, अरे बहू को क्यों परेशान कर रही है? लव मैरिज वाली से बनवाएंगे ना खाना। ये सुनकर तो रश्मि बिल्कुल खुश हो जाती है। हाँ, ये सही रहेगा, चलो वहीं चलते हैं। सुनीता जानबूझकर सब लोगों को निशा के घर ले जाती है और जाते ही कहती है, सौरभ, बोल दे तेरी बहू को 4-5 लोगों के लिए खाना बना ले, घर पर मेहमान आए हैं। इन सबको एक साथ अचानक देखकर निशा सोचने लगती है, अरे यार, आज तो गई। एक तो ये सारा ईंधन भीगा हुआ है, ऊपर से इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना कैसे बनाऊंगी। पर नहीं, हारना नहीं है, तुझे सब करना है। निशा पहले सबको बड़े प्यार से बिठा देती है और फिर घड़े का ठंडा ठंडा पानी पिलाती है। बुआ, मम्मी जी, आप लोग जब तक बातें कीजिए, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना देती हूँ। निशा दिमाग लगाकर खाना बनाने लगती है। पहले आग जलाने के लिए कुछ कागज वगैरह डालकर चूल्हा जलाती है, जिससे गीला ईंधन भी सूख जाता है और अच्छे से जलने लगता है। 2-3 घंटे गर्मी में मेहनत करने के बाद निशा सारा खाना तैयार कर लेती है। अगर खाना तैयार है तो मैं सबको परोस दूं। पर खाना हम देंगे किस चीज में? हमारे पास तो बस एक थाली, 2 कटोरी और 2 चम्मच ही है। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। पर मेरे पास आइडिया है। तुम एक काम करो, पानी पीने के लिए डिस्पोजल ग्लास ले आओ, बाकी मैं देख लूंगी। सौरभ पास की दुकान से डिस्पोजल ग्लास लेकर आता है। इधर निशा घर के बाहर खड़े केले के पत्ते तोड़कर लाती है और उन पत्तों से प्लेट बना लेती है। फिर सबको खाना परोसने लगती है। ये सब देखकर सुनीता सोचने लगती है, मानना पड़ेगा, लड़की में दिमाग तो बहुत है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। देखो कैसे ट्रेडिशनल तरीके से और कितने प्यार से सबको खाना खिला रही है। सुनीता को निशा की मेहनत और डेडिकेशन सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, उसका काम करने का तरीका भी। लेकिन फिर भी वो उसके सामने कुछ नहीं जताती। तभी कमला पिंकी के कान में कहती है, अरे ये तो हमें शिकायत का मौका ही नहीं दे रही। दीदी, ऐसे तो मजा नहीं आएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। रुक, अभी कुछ सोचते हैं। तभी कमला बोलती है, अरे बेटा, खाना तो तूने अच्छा बनाया है, पर पानी कहाँ रखा? पानी तो दिया ही नहीं तूने। बुआ जी, अगर पहले पानी डालकर रख देती तो वो गर्म हो जाता। मैं आपको ठंडा ठंडा पानी दे देती हूँ ना। निशा सबको पानी दे देती है, मगर फिर भी कमला उठकर चलती है और घड़े के पास जाकर जानबूझकर घड़ा गिरा देती है। अरे घड़ा तो फूट गया। मुझे तो प्यास लगी है, जल्दी निशा मुझे पानी ला कर दो। अब कहाँ से लाकर देगी पानी? घड़ा तो फूट ही गया। एक तरफ ये लोग निशा में कमी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं निशा हर काम अच्छे से कर रही है। अरे चाची रुको, हमारे पास दूसरा घड़ा है, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। निशा कमरे से दूसरे घड़े से पानी लाकर दे देती है और इस तरह इन तीनों को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिलता। ये तीनों खाना खाकर वापस आ जाती हैं। इधर तान्या इनका इंतजार कर रही थी। हाँ जी, कैसा रहा सब? खा लिया खाना? खिलाई होगी धुएं में सिकी हुई रोटियां। अरे हट, जैसा सोच कर गए थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने तो सब कुछ बहुत अच्छे से कर रखा है। ये सुनकर तान्या भी परेशान हो जाती है। तभी महिपाल कहते हैं, अरे भाई, वो भी बच्ची है। तुम जो ये सब उसके साथ कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हें अपनी दोनों बहुओं को एक ही नजर से देखना चाहिए। सुनीता महिपाल की बातों का कोई जवाब नहीं देती और कमरे में चली जाती है रही होती है। अरे यार, शादी के बाद इतनी बदल जाएगी सोचा भी नहीं था। तू तो दिखना भी बंद हो गई है। अरे कैसे निकलूं इस जेल से? यहाँ वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कोई बाहर आने जाने नहीं देता।
मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ पास में ही सिलाई सेंटर खुला है, वहाँ ज्वाइन करने का बहाना ले ले और बाहर आया कर। उसके बाद मस्त आराम से घूमेंगे फिरेंगे जैसे पहले चाहते थे। अरे यार, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तूने पहले बताना था ना। चल फोन रख, मैं आज ही दीपक से बात करती हूँ। जैसे ही दीपक शाम को घर आता है, रश्मि उससे बात करती है। दीपक सुनीता से कहता है, मम्मी, रश्मि सिलाई सीखना चाहती है। अरे बेटा, हमें क्या प्रॉब्लम होगी, तेरा जो मन है तू कर, आराम से जा, वैसे भी सिलाई सीख लेगी तो फायदा ही होगा। सुनीता रश्मि को सिलाई सेंटर जाने की परमिशन दे देती है। रश्मि घर से संस्कारी बहू बनकर सिलाई सेंटर के लिए निकलती है और वहां पहुंचते ही कपड़े बदल लेती है। फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने और पार्टी करने निकल जाती है। अरे यार, कितना अच्छा लग रहा है, शादी के बाद पहली बार घर से निकली हूँ। क्यों, तेरे पति और तेरी सास जाने से मना करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बस उनको लगता है कि बाहर घूमने फिरने वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती, स्पेशली अरेंज मैरिज वाली बहू घर में रहती है। ओह गॉड, हमारी सोसाइटी के लोगों की मेंटालिटी कभी चेंज नहीं हो सकती। चल ये सब छोड़, खूब एंजॉय करेंगे, आज तो पिज्जा बर्गर सब खाएंगे। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। रश्मि अपनी लाइफ फुल एंजॉय कर रही थी। जब घर का काम करना होता है तो वो बीमारी का बहाना बना देती है और काम के टाइम सेंटर भाग जाती है, जबकि वो एक भी दिन सेंटर नहीं जाती बल्कि अपनी दोस्तों के साथ बाहर एंजॉय करती है। इधर इनकी शादी को 1 महीना हो जाता है। सुनीता सौरभ और निशा के पास आती है। मम्मी जी, आपने मुझे 2000 रुपए दिए थे, ये लीजिए 500, मैंने 1500 में ही पूरा महीना चला लिया। मम्मी, अब तो आप मान गई ना, निशा में एक अच्छी बहू बनने के सारे गुण हैं। देखो, आपने जो जो कहा उसने सब कुछ बहुत अच्छे से किया। सुनीता के पास बोलने को कुछ शब्द नहीं होते और न चाहते हुए भी उसे निशा को अपने घर में प्रवेश कराना पड़ता है। सुनीता उनका गृह प्रवेश कराती है। सौरभ, निशा, दीपक और महिपाल बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर भी निशा बहुत अच्छे से रहने लगती है। रात के समय मेरे तो पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, आज तो लगता है पेन किलर लेनी पड़ेगी। सुनीता की बात निशा सुन लेती है। निशा तुरंत कमरे में जाकर सुनीता के पैर दबाने लगती है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? आपके पैरों में दर्द है ना, तो पैर दबा रही हूँ। पेन किलर लेना अच्छा नहीं होता, आप लेट जाइए, दबाने से आपको आराम मिलेगा। निशा बहुत अच्छे से सुनीता के पैर दबाती है। सुनीता मन में सोचने लगती है, जिस बहू को मैंने हमेशा सर आंखों पर चढ़ा कर रखा, उसने कभी मेरे पैरों को हाथ नहीं लगाया, और इसको तो मैंने कभी वो प्यार दिया ही नहीं, ये फिर भी मेरी इतनी सेवा कर रही है। अपने अच्छे कामों से निशा सुनीता के दिल में जगह बना लेती है, लेकिन सुनीता के मन की बात अभी होठों पर आने में शायद समय लगेगा। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन, सौरभ, मैंने एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और देखो मेरा ऑफर लेटर आ गया है। तुम प्लीज घर पर बात करो ना, मैं ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? यार, अगर मम्मी कहेंगे तो ज्वाइन कर लेना। वैसे भाभी तो जाती हैं बाहर सिलाई सीखने, तुम्हें भी मना नहीं करेंगे। मैं बात करता हूँ उनसे, शायद मान जाएं। अगले दिन सौरभ सुनीता से निशा की जॉब के बारे में बात करता है। अगर भाभी जॉब करेंगी तो घर का काम कौन करेगा? दीदी, आप घर के काम की टेंशन मत लीजिए, मैं सुबह नाश्ता बनाकर जाया करूंगी और डिनर आकर बना लूंगी, और बीच में भाभी हैं तो सही, लंच वो बना देंगी। अरे हाँ बेटा, तुम तो बिल्कुल सही सोच रही हो। तुम आराम से अपना काम ज्वाइन करो, घर के काम की टेंशन मत लो। हाँ ठीक है, अगर सब कुछ मैनेज कर लोगे तो मुझे क्या दिक्कत होगी। निशा सुबह जल्दी उठती है, पूरा घर साफ कर देती है, नहाकर पूजा पाठ करती है, फिर सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है। उसके बाद अपना लंच बॉक्स रेडी करके ऑफिस चली जाती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन निशा ऑफिस से आ रही होती है। अचानक उसकी नजर एक कार में बैठी कुछ लड़कियों पर पड़ती है, जिसमें रश्मि भी होती है। अरे, ये तो जेठानी जी हैं, और ये इतने मॉडर्न कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हैं? घर से तो ये सिलाई पर जाने का कहकर निकलती हैं और साड़ी पहनकर जाती हैं, मतलब चक्कर कुछ और ही है। निशा को पता लग जाता है कि रश्मि घर में संस्कारी बनने का नाटक करती है, जबकि बाहर अपने दोस्तों के साथ मजे कर रही है, वो भी घर पर झूठ बोलकर। लेकिन वो घर आकर भी कुछ नहीं बताती। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन तान्या फोन पर बात कर रही होती है। तुम मेरी बात समझो, मेरे घर में लव मैरिज अलाउड नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे भैया ने तो की है ना, हम भी कर लेंगे। अरे किस मुंह से कहूँ, जब मैं ही उनकी लव मैरिज के खिलाफ थी। निशा बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए जाती है। वो तान्या को वीडियो कॉल पर बातें करते हुए सुन लेती है और उससे कहती है, दीदी, जरूरी नहीं जो आपने किया वही हम आपके साथ करें। अगर आप सच में निखिल को पसंद करती हो तो मैं आपका पूरा साथ दूंगी, मम्मी जी को मना भी लूंगी, केवल इसलिए कि घर वाले नहीं मानेंगे। आप अपने प्यार को मत छोड़ो। जिस तान्या ने निशा को कभी फूटी आंख नहीं भाया, आज वही निशा तान्या को समझाकर चली जाती है। तान्या को अपने किए पर रिग्रेट होता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहती। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन, अरे सुनते हो क्या, सुनार के पास चलना है, कुछ गहने उठाकर लाने हैं और कुछ पैसे भी देकर आने हैं। हाँ भाई, फोन तो आया था, चलो फिर चलते हैं। सुनीता अपना बैग लेकर जाती है और दोनों सुनार के पास चले जाते हैं।
और गहने लेकर वापस आ जाते हैं। इधर शाम को सुनार जब सारे पैसों का हिसाब लगाता है तो अरे भाई, पैसे तो पूरे हैं, लेकिन ये एक अंगूठी कहाँ गई? मालिक, आज तो दुकान में उस बुढ़िया के अलावा और कोई आया ही नहीं। इसका मतलब वही हमारी अंगूठी चुरा कर ले गई। ऐसे कैसे कोई हमारे यहाँ सामान से अंगूठी चुरा कर ले जा सकता है? तुम अभी कार निकालो, हम उनके घर चलते हैं। सुनार अपने नौकर से कार निकलवाता है और शाम के 6 बजे ही सुनीता के घर आकर गाड़ी रोकता है। कार से उतरते ही सुनीता को आवाज लगाने लगता है। क्या हुआ, आप ऐसे जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? सुनार की आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आ जाते हैं। पड़ोसी भी जमा हो जाते हैं। अरे बहन जी, आपको क्या शर्म नहीं आई? अपने गहनों के साथ आपने मेरी एक अंगूठी भी चुरा ली। ये क्या कह रहे हो आप? मैं आपकी अंगूठी क्यों चुराऊंगी? मैं तो बस अपने गहने लेकर आई हूँ, वो भी पैसे देकर। हाँ भाई साहब, आपको गलत फहमी हुई होगी। हम भला आपके सामान क्यों चुराएंगे? मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मेरी अंगूठी तुम्हारे पास ही है। सुनार की बात सुनकर रश्मि सुनीता से कहती है, मम्मी ये क्या किया आपने? सब लोग देख रहे हैं। अगर आप अंगूठी उठाकर लाई हैं तो दे दो ना, तमाशा क्यों बनवा रही हो? ये सुनकर सुनीता को बहुत दुख होता है। अरे मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। तभी निशा भी ऑफिस से वापस आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? सुनीता निशा को सब बताती है। आप टेंशन मत लो, मैं सुनार जी से बात करती हूँ। अंकल, आपके पास क्या सबूत है कि अंगूठी मम्मी जी ने ही चुराई है? क्योंकि मैंने शाम को हिसाब लगाया था तो पैसे पूरे थे, लेकिन एक गहना कम था और मेरी दुकान में आज इनके अलावा कोई नहीं आया। हो सकता है अंगूठी आपके दुकान पर आसपास गिर गई हो। बिना किसी पुख्ता सबूत के आप किसी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। वैसे भी आपकी दुकान में सीसीटीवी कैमरा तो लगे ही होंगे ना? हाँ, लगे हैं। तो आपने चेक किया क्या? मम्मी उसमें अंगूठी चुराते हुए दिख रही हैं? सुनार के पास निशा की बातों का कोई जवाब नहीं होता। निशा तुरंत सुनार को वापस दुकान पर ले जाती है और सीसीटीवी फुटेज चेक करवाती है। शायद आपकी कुर्सी के पास कुछ गिरा है, आप जरा चेक करना। जैसे ही राजू कुर्सी के पास चेक करता है तो एक अंगूठी वहीं पर पड़ी होती है। ये देखकर सुनार शर्मिंदा हो जाता है। किसी पर इल्जाम लगाने से पहले इंसान 10 बार सोच लेता है, लेकिन आपने तो एक बार भी नहीं सोचा। बहन जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने जल्दबाजी में और हड़बड़ाहट में कुछ सोचा नहीं। सोना इतना महंगा हो रहा है ना। अरे महंगा हो रहा है तो क्या हम चोर हैं? निशा सुनार को खूब खरी खोटा सुनाती है। सुनार हाथ जोड़कर सुनीता से माफी मांगता है। उसके बाद सब लोग घर आ जाते हैं। तभी सुनीता मनी मन सोचने लगती है। जिस लड़की को मैंने कभी सास वाला प्यार नहीं दिया, आज उसने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया। और जो हमेशा मेरे आसपास रहती है, जिसे मैं अपनी बेटी के बराबर प्यार करती हूँ, उसने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। सुनीता को ऐसे सोचते हुए देखकर महिपाल कहते हैं, अरे किस सोच में पड़ गई हो? देखा आज हमारी लव मैरिज वाली बहू ने कैसे सुनार को गलत साबित कर दिया, वरना हमारे तो घर के लोग ही हमें चोर समझने लगे थे। हाँ, मैं वही सोच रही हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने निशा बहू के साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब और नहीं। सुनीता अपने कमरे से निकलकर निशा के पास जाती है और हाथ जोड़कर माफी मांगती है। बहू मुझे माफ कर दे। मेरी आंखों पर अरेंज मैरिज वाली बहू की पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, बहू अरेंज मैरिज करके आई हो या लव मैरिज करके, इंसान अच्छा होना चाहिए। मम्मी जी, देर आए दुरुस्त आए। आपको समझ तो आ ही गया, वरना कुछ लोग तो आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और बस ऊपर से अच्छा बनने का दिखावा कर रहे हैं। निशा की बात सुनकर रश्मि समझ जाती है कि शायद वो उसी की बात कर रही है। इधर निशा सुनीता को माफ कर देती है। थोड़ी देर बाद सुनीता अपने कमरे में चली जाती है। तभी रश्मि निशा के पास आती है, क्योंकि जिस दिन वो दोस्तों के साथ घूम रही थी उस दिन निशा उसे देख चुकी थी। देवरानी जी, मुझे माफ कर दो। मैं घर पर झूठ बोलकर जाती थी, लेकिन सच में मेरा यहाँ मन नहीं लगता था। पर वही है ना कि मैं तो अरेंज मैरिज वाली बहू हूँ, सबके सामने अच्छा बनना जरूरी था, इसीलिए मैंने ये सब किया। कोई बात नहीं, लेकिन घर वालों का विश्वास तोड़ना और अपने लिए समय निकालना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप बस इस बात का ध्यान रखना। मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आगे से मैं ख्याल रखूंगी। निशा का बिहेवियर घर वालों पर इतना अच्छा प्रभाव डालता है कि वो उसके बिना कहे ही सबको अपनी गलती का एहसास करा देती है। इधर सौरभ की भी अच्छी कंपनी में जॉब लग जाती है और मौका देखकर निशा तान्या और निखिल की शादी की बात करती है और इस बार सुनीता मान जाती है। तान्या शादी करके अपने ससुराल चली जाती है और सब लोग प्यार से रहने लगते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि अच्छी बहू की पहचान लव या अरेंज मैरिज से नहीं बल्कि उसके किरदार और संस्कार से होती है।